हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है एडिशन ऑपरेशंस ऑन अ वेक्टर्स है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हमारी वेक्टर्स की होती हैं। बिफोर देन दैट आई वांट टू जस्ट गिव अ क्विक रिव्यू अबाउट द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। हमने जो है वेक्टर्स को देखा था, जिसके अंदर हमने वेक्टर्स की डिटेल डेफिनेशन देखी थी, उसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास वेक्टर्स का अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड आपसे बोला जाए किसी भी वेक्टर का फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपके पास डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे, जिसके अंदर हमने जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस यानी वर्टिकल हमारे पास लाइंस मौजूद थी, या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे। तो हमने ये देखा था किस तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को फाइंड आउट किया था। ठीक है, फिर हमने आगे जो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर देखे थे कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स होंगे और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो हम उन्हें नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे, और उसे हम जो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ए बी एक वेक्टर और पी क्यू एक वेक्टर है, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू पी क्यू, बट ए बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी क्यू, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो गई थी। फिर हमने जो है आगे क्या चीज़ देखी थी कि हमारे पास अगर इक्वल वेक्टर्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन हमारे पास दोनों वेक्टर्स की होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा, तो हम कहेंगे ये इक्वल वेक्टर्स हैं। और फिर हमने इनके कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग की थी। ठीक है, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने जो है ये देखा था कि हम किस तरीके से कॉलम वेक्टर फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास एक पर्टिकुलर डायग्राम विद द पर्टिकुलर कंडीशंस हमारे पास मौजूद होंगी। ये सारा काम हमारे पास जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर मौजूद है, जो हमारे पास वेक्टर्स पार्ट ए पार्ट 1 के नाम से मौजूद है। यू कैन डायरेक्टली सर्च इन द टैब, और जो है आप जाके उसके अंदर देख सकते हो। ये आपके पास यूट्यूब चैनल के अंदर मैक्स जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर आपको अवेलेबल है, आप जाके इसे समझ सकते हो, देख सकते हो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। फिर हमने ये देखा था पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं और पैरेलल वेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास इनके अंदर डायरेक्शंस भी सेम होती हैं, डायरेक्शन इसके अंदर ऑपोजिट भी होती हैं, और किस तरीके से हम जो है पैरेलल वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर दे आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, सो आज का जो टारगेट है वो हमारे पास क्या है बेसिकली कि हमने पैरेलल वेक्टर्स की जो है कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है, और उसके बाद फिर हमने जो है ये देखना है कि किस तरीके से वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशंस जो है ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से हम वेक्टर्स की करते हैं और उसके बाद उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काम करना है वो ये है कि चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि जो भी चैनल से रिलेटेड आपके पास स्टफ़ होगा वो जल्द अज जल्द आपके पास जो है आ सके और आप उससे जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है, सो गाइस, मूविंग ऑन टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर जो है हमने जो है बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स की हमने क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है कि हमारे पास जो है किस तरीके से अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है तो हम किस तरीके से उसे प्रूव करेंगे कि आइदर दे आर पैरेलल और नॉट। बिफोर देन दैट आई वांट टू गिव यू अ क्विक रिव्यू अबाउट द पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स बेसिकली हमारे पास होते क्या चीज़ है, ऐसे दो वेक्टर्स जिनका अगर मैं प्रोपोर्शन निकालता हूँ, क्या चीज़ प्रोपोर्शन अगर निकालता हूँ उनका प्रोपोर्शन सेम आता है, दैट मीन्स x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। ये जो मेरे पास है ये मेरे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, और अगर इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल आती हैं, फॉर एग्जांपल इट कैन बी 2/1 इक्वल्स 2/1, यानी x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2 इनकी अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ गए, इनके प्रोपोर्शन सेम आ गया, तो मैं ये कहूँगा ये मेरे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शंस जो है वो सेम और अपोजिट दोनों हो सकती हैं, डजेंट मैटर, आप नेगेटिव के साथ भी आ सकता है, पॉजिटिव के साथ भी। बस आपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि इनके प्रोपोर्शंस का जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, सेम आंसर है। अब इनकी वैल्यूज x1 अपॉन x2 और y1 अपॉन y2 की जगह x2 अपॉन x1 और y2 अपॉन y1 भी मैं अगर रखता हूँ तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। लेकिन इस चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर मेरे पास x1 अपॉन x2 है तो यहाँ पे मेरे पास y1 अपॉन y2 अपॉन y1 नहीं होना चाहिए, दिस विल गिव यू रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो अगर मेरे पास यहाँ x1 है तो यहाँ भी मेरे पास y1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ चेंज हुई, आपने रिवर्स की, तो मेरा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जांपल हमने देखी थी जिसके अंदर हमने ये देखा था एक वेक्टर मेरे पास पी क्यू मौजूद है और दूसरा वेक्टर एक्स वाई मौजूद है जिसकी वैल्यू सिक्स अपॉन सिक्स है। सो पी क्यू के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, x1 भी यहाँ पे 3 था और आपके पास y1 भी यहाँ पे क्या चीज़ थी, 3 थी। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो है x1 की वैल्यू भी 6 थी आपके पास और y1 की वैल्यू भी
6 मेरे पास मौजूद थी। हमने ये वैल्यूज़ उठा के फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास ये मौजूद है प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या आ गया था, 1/2 इक्वल्स 1/2। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि आपके पास, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, इफ वेक्टर पी क्यू -3 4 एंड वेक्टर वाई जेड 6 -8 आर, अच्छा ये दो वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, दे आर आस्किंग आर दे पैरेलल वेक्टर्स, इफ यस व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाई जेड टू पी क्यू, दैट मीन्स वाई जेड अपॉन पी क्यू आपको जो है फाइंड आउट करना है। वाई जेड की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, -3 4 और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 6 8। अब वैल्यूज़ हम इसकी सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर मैं वाई जेड की बात करता हूँ तो इसे नाम दे देते हैं x1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास, सॉरी पी क्यू की बात करते हैं तो x1 नाम दे दिया -3, और y1 की बात की तो ये हमारे पास 4 हो गया। ये जो है ये आपके पास क्या है, पी क्यू की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद वाई जेड को अगर देखते हैं तो x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 6, और y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -8, और इसे जो नाम दे दिया वो क्या दे दिया, वाई जेड। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, x1 अपॉन x2 इक्वल्स y1 अपॉन y2। अब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़ जब रखते हैं तो x1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन x2 की वैल्यू 6 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन -8। सो 3 1 3 2 4 1 4 2, जो मेरा आंसर आया वो क्या आ गया, -1/2 इक्वल्स -1/2। तो आप अगर ये देखो तो मेरी जो x1 अपॉन x2 है उसका रेशियो मेरे पास क्या है, -1/2, और y1 अपॉन y2 इसका रेशियो क्या है, -1/2। दोनों रेशियो मेरे पास सेम है तो मैं ये कहूँगा येस दे आर पैरेलल वेक्टर्स। तो मेरा क्वेश्चन ये था, आर दे पैरेलल वेक्टर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा येस दे आर पैरेलल वेक्टर्स। अब ये कह रहा है आपके पास इफ यस व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो आपने ये बता दिया कि द रेशियो बिटवीन दीज वेक्टर्स आर -1/2, ये आपके पास रेशियो है। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है, अच्छा इफ वेक्टर पी क्यू एंड वाई जेड आर प्रोवाइडेड आर द पैरेलल, इफ यस व्हाट इज द रेशियो। इसके अंदर वही चीज़ है आपके पास सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तीसरी एग्जांपल पे आते हैं। दे आर सेइंग इफ वेक्टर एक्स वाई इक्वल्स -1 एंड -5 वेक्टर ए बी इज थ्राइस ऑफ वेक्टर एक्स वाई, यानी एक्स वाई मेरे पास जो गिवन है वो क्या चीज़ है, कि एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है, एक्स वाई जो आपके पास गिवन है वो है -1 एंड -5। इसे मैं जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड वेक्टर ए बी जो है वो थ्राइस है। वेक्टर ए बी का मतलब क्या है, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, -1 एंड -5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो आई विल गेट -3 एंड -15। तो ये जो ए बी की वैल्यू आई वो क्या आ गई मेरे पास, -3 और -15। वो ये कह रहा है राइट डाउन द वेक्टर ए बी विद द सेम डायरेक्शन। वेक्टर ए बी का सेम डायरेक्शन, तो ए बी के सेम डायरेक्शन तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वही, यानी -3 और -15, ये मेरे पास सेम डायरेक्शन के साथ आ गया ऑफ एक्स वाई। ठीक है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई। अब आपने वेक्टर ए बी को जो लिखना है वो क्या लिखना है, विद द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, दोनों वेक्टर्स मेरे पास सेम है। ठीक है, ये आपके पास क्या इक्वल वेक्टर्स शो करता है, जैसे हमने ये देखा था। ठीक है, और हम जो है अगर देखते हैं आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन के क्या मतलब है, जो नेगेटिव वेक्टर्स को शो करता है, कि अगर मेरे पास एक वेक्टर इस तरीके से, दूसरा वेक्टर क्या है, डायरेक्शन इस तरीके से मेरे पास मौजूद है। ठीक है, सो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या चीज़ थी कि आपने जो है डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई लिखना है, तो ये हमने सेम डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जो आपके पास था वो तो हमने ये लिख दिया ए बी का। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, साइंस इसमें चेंज हो जाते हैं, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इट विल बी 3 and 15। सो मेरा जो ए बी का आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3 and 15। दिस इज द आंसर फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज द आंसर फॉर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर। ठीक है,
अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 आपका टास्क है, वो आप अभी बैठ के जल्दी से करो एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, इसके अंदर आप जल्दी से मुझे देखो और आंसर मुझे बताओ। LM आपके पास क्या 1, -2 वेक्टर AB इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर LM, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय 2 ताकि आपके पास जो है वो AB का आंसर आ जाए। सही है, उसके बाद आपने जो है वेक्टर्स जो AB के हैं उसका आपने सेम डायरेक्शन रखना है LM का, दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द सेम वेक्टर ऑफ AB जो आपके पास LM को मल्टीप्लाई करने के बाद आया था। ठीक है, उसके बाद जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, यू हैव टू चेंज द साइन, यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आप इसे नेगेटिव में लिख दोगे और यहाँ पे अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो आप इसे पॉजिटिव में लिख दोगे। क्लियर? जस्ट डू इट राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, यानी अब जो हमारे पास है वो क्या चीज़ है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले जो ऑपरेशन हम वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं वो आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आपने हेड टू टेल रूल आपको पता होना चाहिए। हेड टू टेल रूल का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अगर एक वेक्टर है, लाइक दिस इज योर वेक्टर फ्रॉम ए बी, ये मेरे पास एक वेक्टर है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, ए बी, उसके बाद ये आगे बढ़ा और बी से लेके मेरे पास सी तक गया और सी से लेके मेरे पास यहाँ पे डी तक आ गया। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला वेक्टर है ए बी, इसका जो हेड है वो मेरे पास बी सी जो वेक्टर है इसके टेल से मिल रहा है, यानी हेड टू टेल हो गया। सिमिलरली बी सी का जो मेरे पास हेड है वो मेरे पास सी डी के टेल से मिल रहा है। सिमिलरली मेरे पास जो सी डी का हेड होगा वो मेरे पास नेक्स्ट वन के टेल से मिलना चाहिए, लेकिन बात समझिएगा, मिलना ज़रूर चाहिए लेकिन, क्योंकि अब आपके पास क्या चीज़ आ रही है, वापस जहां से स्टार्ट किया था ए से आप वापस वहीं मीट करोगे, दैट मीन्स एट द एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो मिलता है वो आपके पास क्या मिलता है, टेल ऑफ द फर्स्ट एंड टेल ऑफ द लास्ट और हेड ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, यानी हेड ऑफ द प्रीवियस वन और लास्ट वन। समझें, जैसे मेरे पास अगर ए से स्टार्टिंग हो रही थी तो ए की जो टेल थी वो मेरे पास रिजल्टेंट की टेल होगी, और जहां पर मेरे पास तमाम हेड टू टेल रूल का आखिरी जो वेक्टर, जैसे सी डी मेरे पास लास्ट वेक्टर था, इसका जो हेड है वो मेरे पास लास्ट हेड है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका हेड यहाँ पे आके मीट करेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और समझाते हैं। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं मूव ऑन शुरू करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास था P और यहाँ पे मेरे पास था Q, ये मेरे पास चला वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ से मूव ऑन किया, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेड टू टेल के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड, पी क्यू आर। अब क्यू आर जो है जहाँ इसकी टेल होगा वहाँ मेरे पास पी क्यू का हेड हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास क्योंकि स्टार्टिंग क्या हुई थी, मेरे पास पी से हुई थी, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, अब यहाँ पे रिजल्टेंट की क्या आ जाएगी, टेल। यहाँ पे क्योंकि पी की टेल है तो रिजल्टेंट की भी यही टेल आएगी, और हेड कहाँ आ जाएगा, आर के साथ यहाँ पे मेरे पास इसका हेड आ जाए, क्योंकि आर मेरे पास, क्यू आर क्या है मेरे पास, लास्ट वेक्टर है। सही है, तो रिजल्टेंट का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आके कंबाइन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सिमिलरली ऊपर भी यही किया था, जो लास्ट मेरे पास वेक्टर था सी डी, उसका हेड और रिजल्टेंट का हेड आपस में आके कंबाइन हो गया। सो दिस इज बेसिकली द सिंपल एंड द इजीएस्ट वे टू ऐड मोर देन वन वेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं 2 से ज़्यादा या 3, 4, 5 जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबको ऐड करना चाहता हूँ तो आई हैव टू यूज हेड टू टेल रूल टू गेट माई करेक्ट आंसर। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपसे बोला गया 2 वेक्टर्स एक्स वाई एंड वाई जेड आर गिवन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आपके पास आप बनाना चाहो तो बाय मेकिंग द डायग्राम यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, और अगर नहीं तो आप जो है सिंपल यहाँ पे लिख कर जो है अपना आसानी के साथ वेक्टर्स को बता सकते हो। एक्स वाई प्लस वाई जेड शुड बी इक्वल टू एक्स जेड, दैट मीन्स कि ये वाला वाई जो है और ये वाला वाई आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, यानी इग्नोर कर दिए जाएंगे। जो मेरा आंसर आएगा दैट इज एक्स एंड दिस जेड, तो एक्स जेड जो है मेरा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर मेरे पास ए बी प्लस बी सी है प्लस सी डी है तो मेरा अब इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो मैं कहूँगा कि ये वाला बी और ये बी अगर इग्नोर हुआ तो इन दोनों का आंसर आया ए सी प्लस सी डी।
तो अब ये मेरे पास सी और ये वाला सी अगर इग्नोर हो गया तो इसका क्या आंसर आ गया ए डी। तो मेरा फाइनल जो आंसर बिल्कुल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा ए डी। तो इसका जो आंसर आया दैट इज ए डी। क्लियर। तो यही सारी कंडीशंस जो हैं इस तरीके से हम एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स को डायग्राम के थ्रू और विदाउट डायग्राम देख रहे होते हैं। सही है, मूविंग ऑन। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, मुझे आंसर्स बताने जल्दी जल्दी। सो ए बी प्लस बी सी का आंसर क्या हो जाएगा? बी और बी को अगर मैं इन दोनों को हटाता हूँ, इग्नोर करता हूँ, माई आंसर इज डायरेक्टली ए एंड सी। सिमिलरली पी आर प्लस आर एस को देखेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पी एस। उसके बाद डब्ल्यू एक्स, इन दोनों को अगर देखते हैं तो एक्स और एक्स मेरे पास खत्म होके मुझे इसका आंसर क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू एंड वाई प्लस y और z का जो आएगा y और y खत्म हो जाएगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? WZ। ठीक है, सिमिलरली इनको अगर सॉल्व करते हैं माय आंसर इज LO। इन दोनों को सॉल्व करेंगे इन सब को तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? PS। और अब इसे सॉल्व करते हैं तो इनका आंसर क्या आ जाएगा? C और C खत्म हो गया यहाँ पे तो क्या बन गया? AF। उसके बाद प्लस FH, अच्छा प्लस HK एंड प्लस KM। तो अगर मैं यहाँ F और F को हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? AH प्लस HK प्लस KM। ठीक है, और अब अगर H और H को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? AK प्लस KM। और K और K को अगर हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? AM। तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया? AM। आई होप कि सबको क्लियर हो गई, बात समझ आ गई किस तरीके से एडिशन हो रही है वेक्टर्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वेक्टर्स के ऊपर वो आपके पास क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास किस तरीके से होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे और से थोड़ा सा समझिएगा। जिस तरीके से हम लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स होगी तो हम क्या करते हैं कि ए बी अगर फॉर एग्जांपल ऐड हो रहा है बी सी के साथ तो हमारा जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? ए सी। दैट मीन्स हम जो है बी और इस बी को जो सेम हमारे पास होता है हम इसे इग्नोर करते हैं और जो फाइनल हमारे पास आता है वो ए और सी हमारे पास जो होता है वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स की बात करता हूं तो इसके अंदर आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, जो भी इनिशियल पॉइंट होगा चाहे वो ओरिजिन है या कोई भी पॉइंट है वो आपके पास सेम होना चाहिए। ठीक है, लाइक कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ ए बी माइनस बी सी, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसकी इनिशियल अगर देखूं मैं टर्म्स तो यहाँ पे ए है इनिशियल और यहाँ पे मेरे पास इनिशियल बी है, दोनों डिफरेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? सेम होना चाहिए। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे ए बी है और इसको अगर मैं ए सी में से माइनस करूंगा देन माई आंसर इज सी बी। ये मेरे पास पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है? ए और ए, यहाँ पे इनिशियल दोनों टर्म्स मेरे पास सेम है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज अब आपने जो देखनी है वो ये देखनी है कि मेरे पास जो सेकंड टर्म है उसे आप पहले लिखोगे। सेकंड टर्म का मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या चीज है? सी। तो आपने सी पहले लिख दिया और बी बाद में आएगा तो फिर आप जो है बी लिखोगे, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया? सी बी। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं एक और आपको देता हूं फॉर एग्जांपल एक्स वाई माइनस एक्स जेड, तो इसका क्या बन जाएगा? एक्स और एक्स दोनों इनिशियल सेम है, दैट मीन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब जो मेरे पास बाद वाला है वो क्या चीज़ है? जेड। और उसके बाद पहले वाला क्या आ जाएगा मेरे पास? रिमेनिंग वाई। तो मेरा जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होके आया वो क्या आ गया? जेड वाई। एक और देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है आर एस माइनस आर क्यू, अब इसका जो है सब्ट्रैक्शन करके वेक्टर्स बता दो तो आपका आर और आर, सबसे पहली कंडीशन क्या है? आर और आर आपने देखना है ये दोनों मेरे पास क्या चीज़ें? सेम है। जब मेरे पास इनिशियल दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों टर्म सेम है, तो फिर मैं क्या करूँगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकेंड पहले आ जाएगा और फर्स्ट वाला बाद में आएगा। तो क्यू एस मेरे पास जो है इसका सब्ट्रैक्शन के बाद जो है वेक्टर आ गया। क्लियर। क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं।
आई होप कि उससे ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हियर इज़ योर क्वेश्चन। अब आपके पास इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला काम, क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ एल एम एन आर द पॉइंट्स, एल कोऑर्डिनेट आपको पता है, एम कोऑर्डिनेट्स एंड एन कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली, सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वेक्टर। कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में बताना है एल एम। एल एम का मतलब मेरे पास क्या चीज़ है? एल एम का मतलब ये है कि मुझे बेसिकली दो वेक्टर्स हैं, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, या तो मेरे पास एडिशन कैसे हो सकती है एल एम की, कि मैं अगर एडिशन के तौर पे देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी गिवन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एल एम, क्योंकि मेरे पास एक साथ वेक्टर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर होता फॉर एग्जांपल ए सी, तो मैं ये कह सकता था कि यार ए बी प्लस बी सी को ऐड करके इन्होंने आंसर बना दिया ए सी, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्योंकि एल एम है और दोनों एल एम अल्फ़ाबेट जो हैं वो आपस में मेरे पास कंजेक्टिव हैं, फौरन आ रहे हैं, एल एम एन, ठीक है। तो एल एम मेरे पास क्या है, कंजेक्टिव वेक्टर्स हैं, बीच में कोई और मेरे पास कंजेक्टिव अल्फ़ाबेट्स हैं और बीच में कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है, दैट मीन्स ये हर हाल में सब्ट्रैक्शन की वजह से आएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन, और जाहिर है जब आपके पास यहाँ पर कोई और वेक्टर्स गिवन नहीं है तो आप एडिशन पॉसिबल आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू हैव टू सॉर्ट इट आउट बाय सब्ट्रैक्शन, आपने सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही जाना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे आ सकता है यहाँ पे, जब भी मेरे पास, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर जिस तरह एडिशन के अंदर हम जो है इमेजिन नहीं कर सकते कि यार अगर फॉर एग्जांपल, गिविंग यू एन एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे होता एल एन, तो आप ये कहते सर हो सकता है इसका आंसर होता एल एम प्लस एम एन, और आपका जो आंसर आ जाता वो क्या आ जाता निकल के, एल एन आ जाता, ठीक है। तो आप एल एम निकालो और एम एन निकालो और उसके बाद फिर आप इस तरीके से ऐड करके एल एन निकाल लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मैं एल एम और एम एन को एज्यूम नहीं कर सकता, इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्शन की आपसे बात करता हूँ एल एन, तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, सेकेंड जो मेरे पास होता है वो क्या आ जाता है, पहले आता है। तो हम किस तरीके से इसे लिखते थे, पुराने पैटर्न को ही देख लेते हैं। जिस तरीके से हमारा पैटर्न होता था वो क्या होता था कि यहाँ पे अगर एल एन लिखा हुआ है तो हमारे पास क्या होता था, एल पहले आता था और एन यहाँ पे बाद में आता था, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट करते थे हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो होता था वो हमारे पास क्या होता था, या तो ए होता था या बी, कोई भी वेक्टर। अब जिस तरह हम एडिशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एल एंड ए एन, ए एन में से अगर ए एल माइनस करूंगा तो ए, और ये अगर ए हट गया तो क्या बच गया, एन, और एल बच गया और एल एन आ गया। सिमिलरली मेरे पास अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ भी ये भी लिख सकता था कि एल एन जो बराबर है वो किसके बराबर है, बी एन माइनस बी एल, बी और बी सेम है मेरे पास, तो मैं ये लिख दूंगा कि मेरे पास एल रिमेनिंग है और एन है, तो एल एन मेरा आंसर। तो जिस तरीके से हम एडिशन में अज्यूम नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में भी अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ए लग गया, आप हो सकता है बी लगा दो, कोई हो सकता है सी लगा दे, कोई एक्स लगा दे, कोई, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो जब हमारे पास नहीं होता तो हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ताकि ये ना हो कि हम स्टक हो जाए। एडिशन तो किसी भी हाल पे नहीं हो सकती, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है कि हम यहाँ पे ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होते हैं, अज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम क्या कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ है, ओरिजिन मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी जो वैल्यूज आ जाएंगी एल एम की, वो क्या आ जाएगी, एल एम इज इक्वल टू, पुराने मेथड पे जिस तरह हम लिखते हैं एल एम, और यहाँ पे हम किस तरीके से देखते हैं, फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास इस तरीके से आता है, यानी सेकंड वाला पहले आता है, माइनस ओ एम, ठीक है। ओ एम माइनस ओ एल, ओ आपके पास ओरिजिन है, दोनों की सेम वैल्यूज होती हैं 0 0, तो हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे इसे, और एम और एल रिमेनिंग है, तो एल पहले आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बाद वाला हमारे पास पहले आता है और पहले वाला हमारे पास बाद में आता है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या बन गया आपके पास, ओ एम माइनस ओ एल। अब ओ तो आपके पास ओरिजिन है, तो अब मैं डायरेक्टली इसमें क्या कह सकता हूँ, एम माइनस एल। तो एम की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, 2 माइनस 4, और एल की वैल्यू क्या है, -1 -2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, सो 2 - 1 विल गिव मी 1, एंड -4 - and -+2,
सो -4 + 2 विल गिव मी -2। तो मेरा जो LM का आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1, -2। ठीक है, सिमिलरली एक और देख लेते हैं NM को। ठीक है, तो NM हमारे पास क्या होगा, वही हम ओरिजिन से कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास क्या चीज हो गई, OM - ON। क्लियर। तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, OM की वैल्यू यानी M - N, O तो ओरिजिन है, तो M की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, -4 माइनस N की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 -4, 9। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, सो दिस 2 -N -+4, 2 + 4 is 6, -4 -9 तो -13। तो दिस इज माय आंसर। आई होप समझ आ गया होगा आपको। सो अब जो बाकी जो 2 रिमेनिंग वेक्टर्स हैं, इनके जल्दी से सिर्फ हम क्या लिख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे जो है वेक्टर्स लिखे जाएंगे। mn क्या हो जाएगा हमारे पास, ON -OM। सही है। और इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, OL -OM। क्लियर। ठीक है, अब बाकी फिर आप इसकी सब्ट्रैक्शन खुद कर लेना। ठीक है, सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 आपके पास है। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर जो है आपके पास क्वेश्चन सेज गिवन दैट AB इज इक्वल टू -3 and 5। कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आपके पास एक वेक्टर है AB जिसकी वैल्यू आपके पास है -3, 5। CD आपके पास है 1, 4 एंड EF मेरे पास वेक्टर है जिसकी वैल्यू है K and 7.5 एंड PQ इक्वल्स 1/4 and 1। सो 4 आपके पास इसके अंदर वेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपसे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि आपने जो है पार्ट 1 के अंदर एक्सप्रेस करना है 2AB + 5CD एज अ कॉलम वेक्टर। So in part 1, 2AB, that means 2 and the value of AB is -3 and 5. Similarly, plus 5 CD. CD means 1 and 4. And after solving, we will get -6 plus 20. So जो मेरा आंसर फाइनल आया वो क्या आ गया, -6 + 5 will give me -1 and 10 + 20 will give me 30। तो मेरा जो आंसर आया फाइनल वो क्या आ गया आपके पास, कॉलम वेक्टर -1 and 30। मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट। सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ EF इज पैरेलल टू AB। कंडीशन आपको दे दी गई है दैट EF इज पैरेलल टू, यानी रेशियो इसका सेम होगा तो टू AB, तो आप इसका रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से निकलेगा रेशियो, हमने देखा था पैरेलल वेक्टर्स के अंदर कि हम जो है x1/x2 हमारे पास फॉर्मूला था इक्वल्स y1/y2। सो x1/x2 क्या मेरे पास है, अगर फॉर एग्जांपल EF की वैल्यूज की बात करते हैं तो EF के अंदर दिस इज योर x1 y1 एंड AB की बात करेंगे दिस इज योर x2 एंड y2। ठीक है, तो x1/x2 का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, K/x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 इक्वल्स y1/y2 का क्या मतलब है 7/5 डिवाइडेड बाय 5। सही है। सो अब अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 1 एंड दिस इज 1.5 एंड K इक्वल्स 1.5 इंटू -3। तो मेरा जो आंसर आया वो क्या आ गया, -4.5। ठीक है, तो दैट मीन्स K का मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, -4.5।
अब अपने आंसर को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो, आपने उठा के k की जगह पर -4.5 में रखता हूँ, सब्सटीट्यूट अगर करता हूँ और फॉर्मूले के अंदर इन दिस फार्मूला अगर मैं एट द एंड वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके जो है सॉल्व करता हूँ, तो मेरे दोनों रेशियोज अगर सेम आ गए, दैट मीन्स कि मेरे पास ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, पार्ट 3, एक्सप्लेन वाई पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। वाई पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। तो पी क्यू की जो मेरे पास वेक्टर है वो क्या चीज़ है यहाँ पे, 1/4, 1, और सी डी का मेरे पास क्या चीज़ है, 1,4। ठीक है, तो अब वही वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले रख लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को। सो x1/x2 इक्वल y1/y2। So the value of x1 is, for example, 1/4 divided by 1 equals the value of y1 is 1 and 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 equals 1/4। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे क्या मांगा है, एक्सप्लेन वाई पी क्यू इज पैरेलल टू। इन्होंने आंसर नहीं मांगा, आपने देखा आंसर मेरे पास सेम है। सो माई आंसर इज बिकॉज द रेशो of both xy upon x2 and y1 upon y2 are same. That's why vectors are parallel। ठीक है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चंस के अंदर अगर आपसे आंसर की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप आंसर जो है दिखाओगे, और जहाँ आपके पास जो है रीज़न पूछा जाएगा तो आपने पूरा सॉल्व करना है पहले, और सॉल्व करने के बाद एट द एंड ये आपका आंसर नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आपने आंसर उसे करना है। सो सॉल्व करने के बाद आपने उसे रीज़न प्रोवाइड करना है, तो आपका आंसर जाके कंप्लीट होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पॉइंट a -3,8 इज ट्रांसलेटेड बाय द ट्रांसलेशन वेक्टर ए बी टू द पॉइंट बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। और हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ कि ये आपके पास जो होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो हमारे पास हैं, उसके ज़रिए हमारे पास भी इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका टास्क है, ये आपने जो है मुझे नेक्स्ट क्लास में चेक करवाना है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो मेरे पास है, इसके अंदर आपसे क्या कहता है, if vector AB is this and vector CD is 2/3 of AB, express vector CD as a column vector। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो क्या करना है, CD को एज अ कॉलम वेक्टर शो करना है। तो आपने क्या करना है, CD की जो मेरे पास गिवन कंडीशन है वो क्या है, 2/3 of AB, यानी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD इक्वल्स 2/3, और AB वेक्टर क्या है मेरे पास, 9 and -15। तो इसे अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, आई विल गेट 9 to the 18 upon 3 and 15 to the 30 upon 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा सी डी मेरे पास। इसको कैंसिलेशन करेंगे, 3 6 18 एंड 3 10 30। तो मेरा जो फाइनल आया वो क्या आ गया यहाँ पे, सी डी की वैल्यू 6 and -10। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम वेक्टर शो हो गया फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 क्या कहता है, गिवन दैट ए इज अ पॉइंट -2,7 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब इसके अंदर ये वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन आपको टास्क दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर देता है, आपको हेल्प हो जाएगी प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके से मैंने करना है। ठीक है, सो पार्ट 2 किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे,
पार्ट 2 में ये कहता है गिवन दैट a इज द पॉइंट -2, a की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है -2 and 7, और a b आपको पता है, ठीक है। दैट मीन्स मुझे अगर ए बी पता है तो मैं यहाँ किस तरीके से हमने देखा था इसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर, ओ ए माइनस और यहाँ पे आ जाएगा ओ बी, यानी ओ बी में से अगर मैं ओ ए निकालूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो ए बी आ जाएगा। अब ये किस तरीके से लिखा, ओरिजिन है आपको पता है 0,0, तो इसकी कोई वो हम जो है इसे क्या कर लेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड वाला जो है वो पहले आ गई टर्म और फर्स्ट वाली जो है वो बाद में आ गई, जो हम पहले देखते थे, ठीक है, वही मेथड है। अब वैल्यूज आपने उठा के सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आपने निकालना क्या है, बी निकालना है। आपने बी को यहीं रखे रहने दिया, दैट इज ओ बी इक्वल्स ए बी प्लस ओ ए। सो ए बी की जो मेरे पास वेक्टर है दैट इज 9,-15 प्लस ओ ए जो है वो मेरे पास क्या है -2 and 7। अब इसे सॉल्व करेंगे, आई विल गेट 9 - 2 इज 7 एंड -15 + 7, तो ये बन जाएगा मेरे पास -8, ठीक है। तो मेरा जो ओ बी वैक्टर निकल के आया वो क्या आ गया आपके पास -7, 7,-8। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको जो है समझ आ गई होगी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स की, कि किस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स को जो है हमने सॉल्व करना है देखते हुए, ठीक है। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही कुछ था, तो आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए, होप के जो है आपको बहुत आसानी हो गई होगी और जो है आप आसानी के साथ अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टास्क है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। तो आज के जो टास्क हैं वो क्या हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 and example number 5. These two questions are your homework. ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से ताकि फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, this question which is example number 6. So these questions are basically the past paper questions. From example number 6 we are starting to solve the past paper questions, ठीक है। ये past papers के आपके पास questions मौजूद हैं। Question number 6 जो example number 6 है, ABC is a parallelogram with M as a midpoint of BC. सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम क्या चीज़ होती है। पैरेललोग्राम ये कहता है कि आपके पास इट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टीज एज ऑफ अ रेक्टेंगल, सही है। दो ऑपोजिट इसकी जो साइड्स हैं दे आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल। तो अगर मैं ये कहता हूँ AD की मेरे पास जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो ये है, दैट मीन्स BC का भी वेक्टर का डायरेक्शन मेरे पास क्या होगा, लाइक दिस। सिमिलरली AB का अगर मेरे पास वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से है जो आपके पास मौजूद है, तो DC आपके पास जो होगा वो भी इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आपके पास जो है, अब ये किस तरीके से हमने आगे इसे सॉल्व करना है, सही है। अब आप ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो आपसे क्या कहा गया है, आपने ये डायरेक्शंस डिसाइन कर दिए। अब आपने ये कहा इफ़ AB इक्वल्स टू P, AB जो है मेरे पास P के बराबर है, एंड AD इक्वल्स टू Q, ये मेरे पास Q आ गया, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। अब अच्छा, क्योंकि ये मेरे पास एक कंडीशन गिवन है M इज द मिड पॉइंट, दैट मीन्स कि अगर ये पूरा मेरे पास Q के बराबर है तो C से M तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ ऑफ Q, और BM का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाफ ऑफ Q। सिमिलरली AB अगर P है तो मेरे पास DC भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, सही। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। CM उन्होंने कहा है आपको फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन क्या है मेरे पास, M से C की, सही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स M से C की तरफ जाते हुए डायरेक्शन है। अगर मेरे पास इस तरीके से मौजूद है, सही है, MC जो है ये मेरे पास किसके बराबर है, हाफ ऑफ Q। तो इन्होंने क्या मांगा है आपसे, CM, दैट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन।
नीचे की तरफ। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे ब्लू से, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम ब्लू से सॉल्व करेंगे। इन्होंने मांगा है CM, और CM की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड आपके पास मांगी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो मेरा जो हो गया CM जो बराबर हो गया वो क्या आ गया, -½ ऑफ Q। क्लियर, दिस इज योर पार्ट 1। अच्छा, जो हमारी आंसर्स आएंगे जो सॉल्विंग करेंगे वो ब्लू से करेंगे, और जो हमारे पास गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की वो हम ग्रीन से शो करेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन, आगे जो बात कर रहा है वो आपसे क्या कह रहा है, DB फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, DB किस किस तरीके से जाया जा सकता है। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि मेरे पास डायरेक्शन कैसे बन रही है। तो डायरेक्शन किस तरीके से बन रही है मेरे पास, अगर मैं देखता हूं AB, अच्छा DB क्या चीज है मेरे पास, ये मेरे पास D एंड दिस इज D, सही है, ये DB है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो हमारे पास A, B एंड D, दैट मीन्स A से B और B से D, इस तरीके से हमने डायरेक्शन को मूव ऑन करना है। तो अगर मैं यहाँ से मूव ऑन करता हूँ, सो A से B दिस डायरेक्शन एंड B से D हम कहेंगे ये डायरेक्शन है मेरे पास, ठीक है। और ये आपके पास जो आ गया वो आपके पास क्या निकल के आ गया, रिजल्टेंट हो गया AD, सही है। अब मैंने किस तरीके से DB फाइंड आउट करना है, अगर मैं किसी तरीके से BD निकाल लेता हूं तो उसके साइन को चेंज करके हम DB निकाल लेते हैं। तो अगर मैं देखता हूं पार्ट 2, तो इसके अंदर हमारे पास आई कैन से दैट AB प्लस BD इक्वल्स AD, ठीक है। अब मेरे पास AB की वैल्यू क्या है, दैट इज P, प्लस BD की वैल्यू क्या है, नहीं पता, तो BD को हमने वैसे ही लिखे रहने दिया, इक्वल्स AD की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, BD इक्वल्स Q माइनस P। और अगर मैंने निकालना क्या है BD, ये तो हमने जो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी उसके हिसाब से निकाल लिया, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आई हैव टू फाइंड आउट DB, दैट मीन्स DB, तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास P माइनस Q। क्लियर, क्योंकि जब ये आपके पास DB का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना, सो इसको अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा सो इट विल बी इक्वल्स टू DB, ठीक है। तो ये माइनस Q हो गया और ये P हो गया, सो आई कैन राइट इट P माइनस Q। क्लियर, बात समझ आ गई, आपने DB निकालना था इसलिए हमने इस तरीके से ये आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, AM, सही है, AM आता है हमारे पास। अब AM को देख लेते हैं किस तरीके से हमने करना है। अब डायरेक्शंस अगर देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज A, B एंड M, B से M तक की हमारी डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लिखता हूं तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A देन B देन M, दिस इज आवर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास A और हमने निकालना है A से लेके M तक, सही है, तो AM का मतलब ये है कि हमने ये फाइंड आउट करना है, और ABM दिस इज योर रिजल्टेंट, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है, क्योंकि A से B तक और B से M ये हमारे पास हेड टू टेल एडिशन हो गई, और रिजल्टेंट के अंदर क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द रिजल्टेंट और हेड ऑफ द लास्ट और टेल ऑफ द फर्स्ट और टेल ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये, और निकालना भी हमें क्या है, AM ही निकालना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं किस तरीके से,
पार्ट 3 AB प्लस BM इक्वल्स AM। तो गाइज अब आपके पास क्या है, पार्ट 3 के अंदर AM फाइंड आउट करना है। AM की हमने देख लिया है कि AB प्लस BM आपके पास जो है क्या दे देगा, AM हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो AB हमारे पास जो है, अब इसके क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट भी यही है कि हमारे पास जो है आना क्या चाहिए, AM आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, द वैल्यू ऑफ AB इज P प्लस वैल्यू ऑफ BM इज हाफ Q इक्वल्स AM। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2P प्लस Q अपॉन 2 इक्वल्स AM। तो फाइनल आंसर भी आपके पास यही हो गया, AM इक्वल्स 2P प्लस Q अपॉन। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, अब पार्ट 4 आप अभी बैठ के सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर राइट नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर आपके पास एक दो ट्राइंगल्स बेसिकली मौजूद हैं, दैट इज AMN। क्या है मेरे पास, AMN एंड ABC, दो ट्राइंगल्स मेरे पास हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो आपसे कहा है, जो गिवन कंडीशंस है वो हमारे पास क्या हैं, AB इज इक्वल टू U, दैट मीन्स A से जो B तक है, दैट जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, U, एंड AC इक्वल्स V। V आ गई। ठीक है, M and N are the midpoints of AB. This is the midpoint of AB and this is the midpoint of AC. तो ये मेरे पास अगर A से M तक का डिस्टेंस आएगा वो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ U, और MB का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ U। सिमिलरली AN का डिस्टेंस क्या बन गया, हाफ ऑफ V, एंड NC का डिस्टेंस क्या बन गया, हाफ ऑफ V। ठीक है, अब आपने क्या देख लेना है, डायरेक्शंस को देख लेते हैं। सही है, तो ए बी हमारे पास क्या है, ए बी लाइक दिस, तो हमारे पास ये डायरेक्शन इस तरीके से आ गई, और ए सी उन्होंने कहा है तो डायरेक्शन आपके पास, ये आपके पास डायरेक्शन दूसरी आ गई ए सी की। सही है, तो दैट मीन्स ए बी सी का मतलब ये कि इस तरीके से ये आपके पास है, एंड ए सी इज द रिजल्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं, पार्ट 1। पार्ट 1 ये कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सी, दैट मीन्स बी सी आपने निकालना है। तो बी सी किस तरीके से फाइंड आउट होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। सही है, द वैल्यू ऑफ ए बी इज यू प्लस बी सी हमने फाइंड आउट करना है, एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज वी। सो अगर मैं यू, इसे मैं लिख देता हूँ बी सी इक्वल्स वी माइनस यू। ठीक है, बी से सी तक जाना है, ये मेरे पास बी से सी तक हमारे पास कंडीशन है, और हमारे पास जो हमसे पूछा गया वो भी यही है, बी से सी तक मूव ऑन करना है। तो बी सी का आंसर जो आ गया वो क्या आ गया आपके पास, वी माइनस यू। सिमिलरली पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 के अंदर आपसे क्या बोला है, ए एम फाइंड आउट करना है। तो ए एम तो आपको पता ही है, ए से एम तक डायरेक्शन हमारी इस तरीके से है, तो ये आपके पास ए एम है। तो हमारे पास ये क्या चीज़ होगी, दैट इज इक्वल्स हाफ यू। सही है, पार्ट 3 ए एन
सो ए एन की डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई है, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ ए एन। तो ए एन की डायरेक्शन क्या है, हाफ ऑफ वी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, अगर कि ये आपसे एन ए पूछते, फॉर एग्जाम्पल दे आस्क यू अबाउट एन ए, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस हाफ ऑफ वी। क्लियर? सही है। अब क्या बोल रहा है, पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है मेरे पास, एम एन। एम एन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ए एम एन। अगर हम इस तरीके से इस ट्राइंगल को देखते हैं, दैट इज ए एम एन, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है, ए एम एन, तो ए एम एम एन लाइक दिस, और ए एन इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब हमने जो है पार्ट 4 के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, एम एन। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं ए एम प्लस एम एन करता हूँ तो रिजल्टेंट क्या आता है, ए एन प्लस एम एन, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, ए एन आ गया। ए एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2u प्लस एम एन फाइंड आउट करना है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है, हाफ ऑफ वी। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो एम एन जो आपके पास है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ वी माइनस हाफ ऑफ यू, एंड एम एन दोनों में से हाफ आपने कॉमन निकाल लिया, सो वी माइनस यू। आपका आंसर। क्लियर? The last part, they ask you, what can you say about BC and MN? This is your BC and this is your MN. तो अगर मैं दोनों की वैल्यूज देखता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ BC एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ MN, तो BC जो मेरे पास जो वैल्यू है उसका हाफ जो है वो MN के बराबर है, तो आई कैन रिलेट इट एज BC is twice of MN। यानी अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, व्हाट, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, फॉर एग्जांपल v माइनस यू की वैल्यू क्या है, 2। इसको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, ये उठा के अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इधर रख देता हूँ 2, तो कैंसिल होकर आंसर क्या दे देगा मुझे, 1। दैट मीन्स कि अगर mn मेरे पास 1 के बराबर है तो इसका ट्वाइस क्या हो गया, bc। ठीक है, तो bc इज ट्वाइस ऑफ mn, और I can say that mn is half of bc। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गए? कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है, कोई ऐसा एनी क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कोई प्रॉब्लम ऐसी जो नहीं समझ, कुछ भी हो, कोई ऐसी कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ आया, तो आप जो है अभी डिस्कस कर लो फौरन। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, टुडेज क्लास इज एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर आपके पास जो है 2 पार्ट्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और बाकी के जो आपके पास हैं वो आपने जो है खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 कौन से कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कर लेते हैं BE और एक कर लेते हैं AE। सही, तो BE के लिए या एक काम कर लेते हैं, BE तो ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर, इन द डायग्राम AB इज प्रोवाइडेड, AC एंड CD इज प्रोवाइडेड, एंड BE इज इक्वल टू 2/5 ऑफ BC। अगर आप BC किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हो, 2/5 को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल डायरेक्टली गेट BE। सो हम जो करेंगे वो करेंगे BC एंड AE। ठीक है, तो पार्ट 1, सबसे पहले तो अपनी
डायग्राम के अंदर आपने क्या करना है, डायरेक्शंस को मार्क आउट करना है, ए सी इन दिस। सो अगर मैं बी से डी तक की एक रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास सबसे पहले बी सी फाइंड आउट करना है, तो हम ट्राइंगल देख लेते हैं कौन सा लेंगे, ए बी एंड सी। तो अगर ये मेरे पास ट्राइंगल ए सी मेरे पास ए बी इस तरीके से, दैट मीन्स बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, और ए सी आपके पास इसका रिजल्टेंट आ गया। सो आई कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए एंड सी, ठीक है। तो अब मैंने बी सी फाइंड आउट करना है, बी सी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए बी, और ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ ए सी इज वी माइनस द वैल्यू ऑफ ए बी इज यू। तो बी सी का आंसर क्या आ गया मेरे पास, वी माइनस यू आ गया, ठीक है। तो अब बी ई जब आप निकालोगे आप क्या करोगे, 2/5 को वी माइनस यू से मल्टीप्लाई करोगे, आपका डायरेक्ट बी ई का आंसर। क्लियर? सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट 4, ए ई फाइंड आउट करना है। ए ई आप देखो किस तरीके से हम ए ई निकाल सकते हैं, ए ई इज बेसिकली दिस पॉइंट ए एंड ई, ठीक है। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो ए ई इस तरीके से फाइंड आउट करना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए ई फ्रॉम ए टिल ई। अब अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखता हूँ दिस ट्राइंगल का, ए बी एंड ई, तो मेरे पास ए बी एंड ई, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस तरीके से चलता है, तो ए से बी एंड बी से ई लाइक दिस डायरेक्शन, एंड ए ई इज़ द रिजल्टेंट। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ए बी प्लस बी ई इक्वल्स ए ई। अब हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पर हमारे पास ए ई हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बी ई पता है हमें, बी ई हमें निकालना है, तो बी ई हमने कैसे निकाल लेंगे, 2/5 ऑफ बी सी दैट इज वी माइनस यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी ई। तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास बी ई भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो बी ई भी आपके पास आ गया, अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और, ठीक है। तो बी ई की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5 वी माइनस यू। सो बी ई भी पता है, ए बी भी पता है, अपने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है, द वैल्यू ऑफ ए बी इज यू प्लस द वैल्यू ऑफ बी ई इज 2/5 वी माइनस यू इक्वल्स ए ई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, सो 5u प्लस 2v माइनस 2u अपॉन 5 इक्वल्स ए ई। उसके बाद आपके पास 5 माइनस 2 इज 3u प्लस 2v अपॉन 5 इक्वल्स ए ई। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3/5 u प्लस 2/5 v इक्वल्स टू ए। तो आपका ए ई भी निकल गया। क्लियर? सो अब दो पार्ट्स ही आपके सामने रह गए हैं, एक है आपके पास ए डी एंड बी डी। सो दीज टू पार्ट्स आर योर टास्क। सो गाइज आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वाइज, और आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने जो है ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वेक्टर्स के ऊपर। और अगर हमारे पास डायग्राम्स जो पास पेपर के क्वेश्चंस अगर इस तरीके से आते हैं पेपर के अंदर, तो हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस की सॉल्विंग करते हैं और किस तरीके से अपनी डायरेक्शंस को मार्क करके अपने आंसर्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं। सही है? सो नाउ वी आर एंडिंग अप द लेक्चर। सही है? तो जो कुछ पढ़ा गया उसे आपने जाके गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके जो है क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, और कोई भी क्वेरी होती है इन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप जो है वीडियो के अंदर डायरेक्टली कमेंट करो और जो है आप पूछो, ताकि जो है आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जा सके। और जिसने जो है प्रीवियस लेक्चर जो है पार्ट 1 वेक्टर्स का नहीं लिया था, तो वो काइंडली जाके जो है यूट्यूब चैनल से वेक्टर्स पार्ट 1 जब आप लिखोगे मैक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको जो है वहाँ पे अवेलेबल होगा विद प्रॉपर वर्किंग और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप उसे जाके समझो, और वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है उस लेक्चर के अंदर, तो आप उस लेक्चर में कमेंट कर सकते हो, ताकि आपकी क्वेरी को वहाँ पे जाके रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, और ये इंशाल्लाह आज आपके पास अपलोड हो जाएगी, तो आप जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्विंग में, पास पेपर सॉल्विंग में या कुछ भी, तो आप लेक्चर को गो थ्रू भी कर सकते हो जाके चैनल से, और जो है कोई भी इशू होता है तो आप जो है उस पर वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।